इसके यूनिट 4 के मतलब हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आपके सामने आपकी कोर्स बुक का यूनिट डिस्प्ले है, तो इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। तो इसको वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं। आप लोग अपने सामने नोटबुक और वॉल पॉइंट रखें ताकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं। अच्छा जी, बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल के मतलब। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिसीवेबल का मतलब तो ये होता है कि जो चीजें में रिसीव होनी हो फ्यूचर में। और अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि वो अमाउंट जो हमने किसी को किसी से रिसीव करनी हो इन फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से। नॉर्मली जो बिजनेस काम करते हैं, सेल्स करते हैं, वो क्रेडिट पे होती हैं, यानी कि वो उधार पे होती हैं। उन लोगों ने 1 महीना 2 महीने या 3 महीने बाद पेमेंट करनी होती है। तो इस तरह की जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको हम अकाउंट रिसीवेबल में ग्रुप करते हैं, जो हमारी क्रेडिट सेल्स हो रही होती हैं। तो इनके हवाले से जितनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस तरह होंगी, उनको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइजिंग अकाउंट रिसीवेबल, इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? जब भी हमारी क्रेडिट सेल्स होंगी कस्टमर्स को, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक डेट पे ये सेल्स हुई 5 अप्रैल की, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल जिस कंपनी को भी सेल हुई है, बी कंपनी, उसे डेबिट कर देंगे और सेल्स क्रेडिट कर देंगे। सेल्स क्योंकि हमारी इनकम है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, इनकम में इजाफा हुआ। अकाउंट रिसीवेबल को एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, ये करंट एसेट का पास्ट होता है। इसका दूसरा नाम डेटर्स भी है। डेटर्स, डी ई बी साइलेंट है इसमें, टी ओ आर, डेटर्स, तो जिसको हमने सेल की हो। अच्छा, उसके बाद जब वो अमाउंट पे उनसे हो जाती है, जब 2 या 3 महीने का पीरियड गुजर जाए, जब वो हमें पेमेंट कर दें, तो उनकी जो पेमेंट आती है वो थ्रू बैंक अकाउंट आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि अब अकाउंट रिसीवेबल इस एसेट में कमी हो रही है और जिनसे पैसा हमने लेना था उन्होंने दे दिया है, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह होती है। इसी तरह कुछ लोगों की ट्रांजैक्शंस को, जिनको हम उधार पे सेल करते हैं, नोट रिसीवेबल में क्लासिफाई करते हैं। नोट रिसीवेबल का मतलब ये है कि जो बंदा हमसे उधार पे चीजें लेके जा रहा है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के तहत हमें कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कि कोई चेक नुमा चीज होती है, उसमें लिखा होता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उस पर्सन का, वो बैंक या वो पर्सन खुद पेमेंट कर देगा। तो ये भी उधार की सेल होती है। तो इस सूरत में भी ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है, उसी तरह डेट और ट्रांजैक्शन होगी। अकाउंट रिसीवेबल के बजाय नोट रिसीवेबल को डेबिट कर दें और इसकी नेचर भी एसेट की होगी, इसमें इजाफा हो रहा है तो डेबिट, और सेल्स क्योंकि साथ साथ हो रही है, सेल्स हमारी इनकम है, वो है तो क्रेडिट। इसी तरह अब जब ये अमाउंट हमें दे दें तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कि हमें चेक मिल गया इनका, और नोट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे कि अब ये जो है इसमें कमी हो रही है क्योंकि इन्होंने हमें पैसे दे दिए हैं। अच्छा, सम टाइम जो नोट रिसीवेबल होता है उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर आप 3 महीने के अंदर पैसे नहीं देते, जो ही चौथा महीना शुरू होगा, तो आप ने हमें इंटरेस्ट पे करना है, या कोई भी साथ जैसे कह सकते हैं कंडीशन अटैच हो सकती है, या हम उधार ही उनको इस कंडीशन पे दे सकते हैं कि 50,000 की चीजें उधार पे दे रहे हैं और यकम मई है और 3 महीने वैलिडिटी है और 12% हम आपसे इस पे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, 12% इंटरेस्ट होगा। तो इस सूरत में क्या ट्रांजेक्शन हम करेंगे? पहली ट्रांजैक्शन सिंपल होगी, एम सन्स को अगर हमने चीज बेची, नोट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट उसी तरह जैसे पहले होती है। अच्छा, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो 50,000 पे 12% के हिसाब से कितना बनता है? 12% एनुअल रेट होता है, तो हम 2 महीने का रेट निकाल देंगे। 2 महीने का जो इंटरेस्ट है तो 2/12 कर देंगे। जो अमाउंट आई तो हमारे पास 1,000 आ गई है, तो इसे हम कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन नोट रिसीवेबल डेबिट। ये भी अब हमारा करंट एसेट की नेचर का हो गया, और साथ इंटरेस्ट इनकम अभी आई नहीं है लेकिन बहरहाल हमने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमारी रियलाइज हो गई है। उसके बाद जब ये लोग हमें पैसे दे दें तो बैंक अकाउंट डेबिट 51,500 से, और उसके बाद नोट रिसीवेबल 50,000 की हमने सेल की थी, 1,000 का हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल था और 500 की हमारी साथ इंटरेस्ट इनकम हो गई। तो उसे साथ आप एड अप कर दें। आप इसे इकट्ठा भी इस तरह एड अप कर सकते हैं आप 1500 से, लेकिन 12 एंट्रीज की तरतीब ये होगी।
अच्छा, उसके बाद जी बाद दफा जो प्रॉमिसरी नोट हमें कोई पर्सन दे जिसने वादा किया हो कि ये चेक 2 या 3 महीने बाद क्रेडिट करा दे, अगर वो डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब कि उस टाइम पे वो पेमेंट ना हो, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा? उस सूरत में अकाउंट रिसीवेबल जो पर्सन है वो डेबिट हो जाएगा 51,500 से, क्योंकि 50 तो उसने पहले देना है और अब 1,500 रुपया ऊपर ऐड हो जाएगा। नोट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, नोट रिसीवेबल को अब हम खत्म कर रहे हैं और सारे खाते को अकाउंट रिसीवेबल में ले जा रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी 1,000 से क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम भी 1,500 से। डिस्पोजल ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को डिस्पोज ऑफ करना, खत्म करना। आप उन्हें कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, आप किसी बंदे की जिम्मेदारी लगा सकते हैं, या किसी और पर्सन के जिम्मे या किसी और कंपनी को कह सकते हैं कि यार हमारा 25 लाख का उधार है मार्केट में, आप हमें रिकवर करा दो तो हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे। तो इसे कहते हैं कि आप अपने रिसीवेबल्स को या आप अपनी सेल्स टीम को भी टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरह करके अब उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कैश डिस्काउंट लोगों को ऑफर करें। आप कहें यार जितने लोग हमसे उधार ले गए हैं, अगर आप अगले महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दें तो 10% डिस्काउंट है सबको। दूसरा तरीका है फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। आप थर्ड पार्टी को हायर कर दें बीच में, वो आपके ब्याह पे आपकी जो क्रेडिट सेल्स होंगे उनका पैसा इकट्ठा करके आपको जमा कराए और वो अपना कमीशन लेंगे। तीसरा है प्लेजिंग अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास उनको प्लेज करा दें कि इन लोगों से हमने पैसा लेना है, उनकी दस्तावेजात वहाँ प्लेज कराएं और बैंक वाले फिर कहते हैं ठीक है जी हम उनसे कलेक्ट कर देंगे या उनसे जो पैसा आएगा वो हमारे पास आएगा, आपको हम अभी कुछ पैसे दे देते हैं और ये भी अपना मार्क आप इंटरेस्ट मार्जिन उसमें रखते हैं। अच्छा, अब इनकी एंट्रीज कैसे होंगी? अगर तो कैश डिस्काउंट की सूरत है तो मुख्तलिफ ऑप्शन लिखी होती हैं। मिसाल के 2/10 लिखा होता है कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करें तो 2% आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इस तरह फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल है जिसमें आप थर्ड पार्टी को कह देते हैं कि हमारा ये उधार है मार्केट में, आप रिकवर करके दें हमें। तो डिफरेंट ये ऑप्शन होती हैं। उसमें होता यह है कि सपोज अकाउंट रिसीवेबल आपके 1 लाख की है मार्केट में, 1 लाख की सेल्स हुई और सेल्स आपने क्रेडिट कर दी। अब उसके बाद आप कहते हैं जी कि वो थर्ड पार्टी को कि यार 8% आप ले लो और हमें ये रिकवर करके दो। तो वो आपसे क्या कहते हैं, वो आपको चेक दे देते हैं 92,000 का और अपना कमीशन रखते हैं 8,000। इस सूरत में आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा 92,000 से, फैक्टरिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस बन जाएगा। इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे 8,000 से और ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल आप 1 लाख से कम कर देंगे। तो ये एक तरीका है अपना उधार रिकवर करने का। अच्छा, फिर प्लेजिंग की ऑप्शन भी होती है। आप प्लेजिंग किस अकाउंट रिसीवेबल प्लेज करके बैंक से लोन भी ले सकते हैं, या वो जो अमाउंट है वो बैंक के सामने सरेंडर करके जो अकाउंट रिसीवेबल की है वो आपने सपोज मार्केट से 25 लाख का उधार कलेक्ट करना हो, आप बैंक से 20 लाख ले लेते हैं और 5 लाख वो अपना कमीशन रखते हैं। जब उन लोगों ने पेमेंट कर दी तो वो 25 पूरे बैंक के हो जाएंगे। अच्छा, एक इसमें और चीज भी है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यूएशन कैसे होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उधार लिया होता है, कोई 2 महीने को 3 महीने, किसी को 6 महीने हो चुके हैं, किसी को साल हो चुका है, किसी को 2 साल हैं। तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे कि हमारे पास कितना उधार जा चुका है और अब उसका तरीकाकार क्या है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कैसे शो करें, यानी बैलेंस शीट में कैसे शो करें? पहला तरीका है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। उसमें होता कि आप कहते हैं कि हमने बहुत सारी एफर्ट की कि जिन लोगों का अकाउंट रिसीवेबल था, उधार था, लेकिन उन्होंने चांसेस नहीं बने और उन्होंने हमें मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए टोटल हमने मार्केट में उधार दिया था। कुछ लोगों ने वापस कर दिया, कुछ ने नहीं किया। अब जिन्होंने नहीं किया, मिसाल के तौर पे उन्होंने 3,500 की रकम वापस नहीं की, तो हम क्या करते हैं, एक एंट्री क्रिएट करते हैं, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस का मतलब है कि ये वो डेट है जो वो लोन है जो हमने लोगों को दिए लेकिन हमें रिसीव नहीं हुए, तो हमारे वो बैड डेट्स हो चुके हैं। तो ये एक एक्सपेंस बन जाएगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे कि आप इतनी अमाउंट से खत्म कर देंगे। तो बाद में हो सकता है ये लोग पैसे वापस कर दें, लाजमी नहीं होता कि बैड डेट ही हो, हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पैसे वापस कर दें तो अकाउंट रिसीवेबल
हम रीइंस्टेट कर देते हैं और बैड डेट को क्रेडिट कर देते हैं, और जब कैश रिसीव हो जाए तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग इस तरह बैड डेट्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, वो फिर हम उन्हीं को ही करते हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं देने होते, या आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि इनको बिजनेस में इतने लॉसेज हो गए हैं कि ये हमें पेमेंट नहीं कर सकते। ये डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड था। दूसरा मेथड है अलाउंस मेथड, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स मेथड। इसमें क्या होता है कि जिन अकाउंट्स पे हमें लगता है ना कि डाउटफुल है, क्योंकि हमारे पास सामने मार्केट की न्यूज आती है कि हमने जिन लोगों को सेल्स की हैं आगे उनकी सेल्स नहीं हो रही, उन्हें कारोबार में लॉसेज हो गए, तो उस सूरत में हम पहले एक अलाउंस क्रिएट कर देते हैं, एक एस्टिमेट क्रिएट कर देते हैं कि हमें वो अमाउंट कम मिलती है। तो उसके लिए दो अप्रोचेज हैं। पहली है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच ये है कि आप एंट्री करते हैं बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। अब जितने आपको लगता है, मतलब आपने किसी को 15,500 की सेल्स की, 15,500 की सेल में से आपको लगता है कि 2% ऐसा पोर्शन है जो करेक्ट नहीं हो पाएगा, तो 15,500 का 2% निकाल लिया, ये बन गया 31,000। तो 31,000 को बैड डेट एक्सपेंस में डेबिट कर दिया और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कर दिया। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की यहाँ पे नेचर जो है वो प्रोविजन की है, एक ऐसे अकाउंट की है जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल को कम कर रहा है। अच्छा, अब बैलेंस शीट जब आगे हम बनाएंगे तो उसमें जो अकाउंट रिसीवेबल है 1550, उसमें से लेस कर देंगे अकाउंट फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो नेट अमाउंट है वो बैलेंस शीट में शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये अमाउंट राइट ऑफ अब हमने करनी है और ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे कि ये लोग 8,500 से अब मिसाल के तौर पे ये इनसे रिकवरी हमारी नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट अप्रोच भी है। बैलेंस शीट अप्रोच ये है कि आप जो लोग आपको पैसे नहीं दे रहा उसका क्या तरीका कार और कैसे डाउटफुल डेट्स को करना। उसमें होता ये है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं उनकी हम एजिंग करते हैं बाय एज। एज से मुराद ये है कि कितना देर हो गया है और उन्हें हमसे उधार लिए और अभी तक पेमेंट नहीं आई, और एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने पैसे अनकलेक्टेबल रहेंगे। हम अपने सारे अकाउंट रिसीवेबल के नाम लिखते हैं, मतलब जायद कंपनी है, सुलेमान सन्स है, डिसेंट कंपनी, जितनी भी ये कंपनीज है उनके नाम लिख दिए। इनकी लिखने की टोटल अमाउंट जो हमने इनको सेल की हुई है ये सामने आ गई। उसमें हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट है जो अभी तक हमें कलेक्ट नहीं हुई, कितनी अमाउंट है नॉट येट ड्यू, जो अभी ड्यू नहीं हुई, जो अभी इनके पास हमें टाइम दिया हुआ है कि ये बेशक बाद में पे कर दे, और कितनी अमाउंट है जो अभी जिसको 30 दिन गुजर चुकी हैं और ड्यू हो चुकी है, और कितनी अमाउंट है जिसको 60 दिन गुजर चुके हैं और ड्यू हो चुकी है। इस तरह करते करते हम ये एक शेड्यूल बना लेते हैं कि 30 दिन ड्यू हुए कितनी अमाउंट हो गई है, 60 दिन, 90 दिन और 90 दिन से ज्यादा टाइम कितना हो गया। ये अपने पास हम एक चार्ट बना लेते हैं। हमें पता चलता है कि टोटल 15,500 है जो टोटल हमने उधार दिया हुआ है। 50,000 तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं, 750 को ड्यू हुए 30 दिन हुए हैं, 635 को ड्यू हुए 60 दिन हुए हैं, 90 दिन गुजर चुके हैं और 1 लाख है। अब ये जो हम अपने पास से ये एस्टिमेशन बना रहे हैं, हम अपनी सेल्स टीम से पूछ रहे हैं, और 13,500 ऐसी रकम है जिसको ड्यू हुए 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं है पैसे। तो हम परसेंटेज अनकलेक्टेबल की बना लेते हैं कि ये जो 50,000 है ये टोटल इस अमाउंट का कितना बनता है जो अनकलेक्टेबल है अभी तक, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये 1% है, फिर 2% है, फिर 3% है, फिर 6% है और फिर 10% है। तो एस्टिमेटेड जो है अनकलेक्टेबल वो उसकी बेस पे हमने बना लिया। ये जो परसेंटेज हमने असाइन की कि हमने कहा कि ये कितनी परसेंट इसकी अमाउंट है 50,000 की जिसके मुताबिक हमें लगता है कि ये हमें रिसीव नहीं होगी, सपोज हम कहते हैं वो 1% है। ये साथ हमने परसेंटेज अपनी सेल्स टीम से पूछ के लगाई क्योंकि उन्हें पता होता है लोगों के कारोबार कैसे चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 750 आपका ड्यू है ना, इसके चांसेस हैं कि इसमें से 2% कलेक्ट ना हो, तो हमने लिख दिया एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल 15,000।
फिर हमने इस रकम के मतलब पूछा 6:35 के मतलब, उन्होंने कहा जी सेल टीम ने 3% चांसेस हैं या 3% अमाउंट इसमें जाया हो सकती है एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल। तो ये सारे हमने एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल लिख लिए, टोटल किया तो ये बना 41,090 रुपए। तो ये हमारे वो हैं जिनको एजिंग करने के बाद हम अपने बैड डेट्स कह सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे इस अमाउंट के साथ। और फिर बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें से भी अकाउंट रिसीवेबल में से ये अकाउंट अमाउंट जो है 4190 वो हम माइनस कर देंगे, और बाकी अमाउंट जो है वो नेट शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी इसी यूनिट का जो दूसरा हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट्स के मुतालिक है। ये अभी तो हिस्सा था अकाउंट रिसीवेबल्स के मुतालिक, और इसमें हमने देखा अब इन्वेस्टमेंट्स के मुतालिक हिस्सा है, क्योंकि बिजनेसेस के पास सरप्लस कैश भी होता है, और बहुत से बिजनेस सरप्लस कैश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं बजाय कि अपने पास रखने के। क्योंकि अगर हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और हमारे पास सिग्निफिकेंट कैश इकट्ठा हो गया तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप बैंक में 2 महीने 3 महीने के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं या डिबेंचर खरीद रहे हैं और उस पर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता रहे। अच्छा, अब जिस तरीके से भी है, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको आपने बताना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, बाद दफा सिक्योरिटीज हेल्पफुल ट्रेडिंग होती है, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आप ट्रेडिंग पर्पज के लिए दी। मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में हमने 10 लाख के शेयर लिए ताकि 2-3 हफ्ते बाद वैल्यू बढ़ जाए तो बेच दें। फिर कुछ होती हैं सिक्योरिटीज हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये वो होती हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर जो 2 साल 3 साल बाद मैच्योर होने का मतलब कि जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो हमें वापस मिलने हैं और साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलते रहना है। फिर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम बेचने के लिए रखते हैं। तो इस तरह कई तरह की हमारी जो सिक्योरिटीज होती हैं। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरिटीज में तो आप एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिस कंपनी में भी किया उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आपका एसेट बनता है, और कैश क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट से हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट की है तो कैश आपने उन्हें पे किया होगा। अच्छा, अब अगर इस इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड मिले, डिविडेंड का मतलब ये है कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा हर शेयर के बदले में देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो कैश आपका 15,000 मिलेगा। वो जगह 10,000 शेयर थे, और डिविडेंड रेवेन्यू या डिविडेंड की नेचर इनकम की होती है, वो क्रेडिट होगा 15,000 से। अच्छा, इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको जो इन्वेस्टमेंट की है इसको कहीं बेच दें। 51 की आपने खरीदी, 1.65 की बेच दी, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा जितने की आपने बेची 1.65 की। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी जो पहले एसेट क्रिएट किया था उसे 51 से कम कर देंगे, और 14,000 में इस पे गेन हुआ है, गेन से मुराद प्रॉफिट हुआ है, तो उसे भी साथ इधर क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर होंगी। इस तरह डेट सिक्योरिटीज हैं, ये वो सिक्योरिटीज हैं जो शेयर्स नहीं है, जैसे डिबेंचर और बॉन्ड वगैरह हैं। कुछ कंपनियां शेयर इशू करती हैं लोगों से सरमाया लेके कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ डिबेंचर्स या डेट वगैरह इशू करती हैं, तो लोगों से ये पैसा ले लेते हैं और हर 6 महीने बाद उन्हें पीरियडिकल इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, ये साल बाद। तो ऐसी सूरत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे जितनी इन्वेस्टमेंट की, और कैश क्रेडिट कर देंगे। अब इस पे आपको मिलना होता है इंटरेस्ट। जब 6 महीने गुजरे आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट है जो आपको मिलना है, लेकिन अभी तक मिला नहीं, कैश नहीं मिला, और दूसरी साइड पे आप लिख देते हैं इंटरेस्ट इनकम और डिबेंचर्स क्रेडिट कर देते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट की नेचर यहाँ पे एसेट की होती है, करंट एसेट की। उसके बाद जब ये आपको अमाउंट मिल जाए तो उस सूरत में आप कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जब आपको इंटरेस्ट इनकम मिल जाए तो आप कैश अकाउंट डेबिट करते हैं 6,000 से 5,000 को आप कहते हैं कि अक्रूड इंटरेस्ट था उसे क्रेडिट कर दिया, और इंटरेस्ट इनकम जो आपको नेट मिली वो 1,000 मिली। तो इस तरह करके आपने इसकी एंट्रीज करनी है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स वाला पोर्शन था जी, जिसकी एंट्रीज आपने साथ साथ करनी है, और इन्वेस्टमेंट भी क्योंकि कंपनियां ठीक ठाक करती हैं तो इनकी एंट्रीज का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बाद दफा कंपनी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए कुछ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह परचेज कर देते हैं,
तो जब आप इस तरह ट्रेडिंग के लिए देते हैं तो उसमें आपका मकसद फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो यूनिट नंबर 4 था, जिसमें हमने बात की अकाउंट रिसीवेबल्स की और इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की जिनको हम खरीदते हैं और फिर आगे बेचने के लिए, और उसमें हमें प्रॉफिट और लॉसेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कुछ, जिनको आपने साथ पर सॉल्व करना है। ये पहला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ये आई थिंक एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल कराई कि आप अपनी टोटल अमाउंट्स लिखते हैं जो आपने लोगों से वसूल करनी है, और फिर देखते हैं कितने दिन गुजर चुके हैं, फिर हर एक की एस्टिमेट करते हैं, और फिर उसमें आप बताते हैं कि ये ग्रुप 1 है, ये 1 2 3 ग्रुप लिखे हुए हैं, इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमें पैसे अनकलेक्टेबल रहेंगे। तो ये चांसेस भी लिखे हुए हैं। ग्रुप 1 का चांस 0.5% है, 2 का 2% है। तो इसी तरह आपने टेबल क्रिएट कर लेना, जैसे पहले मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, तो उसके मुताबिक आपने काम करना है। अच्छा, उसके बाद जी ये भी उसी तरह का एज ग्रुप है, ये अमाउंट लिखी हुई है, अनकलेक्टेबल अमाउंट भी है। तो अनकलेक्टेबल अमाउंट जो है उसके लिए फिर आपने एंट्रीज पास करनी है। तो हर जो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके शुरू में क्वेश्चन 1 और 2, उसके साथ साथ सोल्यूशन भी दिए हुए हैं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2, ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के हवाले से है और उसकी आगे एंट्रीज की गई हैं। तो एंट्रीज को आपने समझना है। एंट्रीज में सिर्फ आपने ये देखना होता है, अब जैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट सिक्योरिटीज को 5-20 की इन्वेस्टमेंट की है, इसको डेबिट किया जा रहा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि हम इसे एसेट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ये हमारी कहीं पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट ट्रीटमेंट हमने करने होते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन 1 और 2 की आप प्रैक्टिस कर लें। साथ जो जर्नल एंट्रीज मैंने पीछे आपको बताई हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, आप जितनी अच्छी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी आप खुद से इनको लिखेंगे जर्नल एंट्रीज को खास तौर पे, और फिर प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 को जरा बेहतर अंदाज में कर लें, तो ये आपकी सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यूनिट 4 की। साथ साथ इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी पढ़ लें, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ थ्योरी का पता होना चाहिए। और अकाउंटिंग में याद रखें, जितने भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैं पहले चैप्टर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, आपको हर खास उस आइटम की जर्नल एंट्री आनी चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्री हमने कैसे करनी है। आप देख रहे थे जैसे जैसे मैं यूनिट पढ़ा रहा था, मैं साथ साथ आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ। जर्नल एंट्री अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, उसी चीज पे होती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, या पांचवी चीज होती है कैपिटल या ओनर इक्विटी। तो आपके सामने जो भी चीजें पेश हों, आपने देखना है क्या ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है। फिर देखना है क्या इसमें इजाफा हो रहा है या इसमें कमी हो रही है। इजाफा हो रहा है तो रूल और कमी हो रही है, उसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिए थे, उन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सामने रखना है। इजाफा हो रहा है मिसाल के तौर पे एसेट में, तो डेबिट करना है। इनकम में इजाफा हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सामने रख के फिर आपने ये सारा काम करना होता है, तो फिर आपकी जर्नल एंट्रीज ठीक होती हैं। जर्नल एंट्रीज अगर आप समझ जाएं तो आप प्रॉब्लम की नेचर समझ जाते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे काम करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं शुरू में दिए हुए, इनके सोल्यूशंस भी हैं, जर्नल एंट्रीज भी साथ क्रिएट की गई हैं, उसी तरह की हैं जैसे पहले हमने पढ़ा, तो उसको साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, उसी लेवल के जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी जी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अच्छा, इसमें हर यूनिट में